नमस्कार। हिंदी आपके द्वार पर सुरेखा बख्शी के साथ चैनल में आप विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित काव्य पाठ पतंग लेकर प्रस्तुत हूँ। पतंग कविता के रचयिता जन कवि आलोक धनवा जी हैं। आलोक धनवा नई पीढ़ी के लिए एक हस्ताक्षर हैं। इस जन कवि ने जनता की आवाज़ में जनता के लिए सृजन कार्य किया है। ये उन बड़े कवियों में से हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को नई पहचान दी है। श्री आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 में मुंगेर, बिहार प्रांत में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां इत्यादि के बाद हिंदी कविता के 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में ही अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। दुनिया रोज़ बनती है उनका पहला एवं एकमात्र काव्य संग्रह है जो वर्ष 1998 में प्रकाशित हुआ। अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के कारण प्रमुख सम्मान जो मिले उनमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। श्री आलोक धनवा समकालीन काव्य जगत में बिंब धर्मिता के सशक्त हस्ताक्षर हैं एवं बाल मनोविज्ञान के अनूठे चितेरे। उनकी कविताओं की यदि बात करें तो उनकी कविताएं बिंबों की सुंदर सृष्टि, नवीन उपमानों, लाक्षणिकता तथा प्रकृति एवं बाल मन के सह संबंध की सहज एवं सुंदर अभिव्यक्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतंग कविता आलोक धनवा जी के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है में संकलित है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार भी जाना चाहता है। यह कविता बिंबों की सुंदर सृष्टि, नवीन उपमानों, लाक्षणिकता तथा प्रकृति एवं बाल मन के सह संबंध की सहज एवं सुंदर अभिव्यक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाल क्रियाओं और प्रकृति में आई परिवर्तनों को बिंबों के माध्यम से बहुत ही बारीकी से स्पष्ट किया गया है। कविता धीरे धीरे बिंबों की ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा करते हैं। कविता की मुख्य अवधारणाओं की यदि हम बात करें तो मुख्यतः वर्षा ऋतु का गमन व शरद ऋतु का आगमन।
शरद ऋतु के आगमन के उपरांत परिवर्तित प्राकृतिक परिवेश का सौंदर्य बोध, पतंग की विशेषताओं एवं पतंगबाजी के लिए उपयुक्त वातावरण का बोध, बाल सुलभ अदम्य उत्साह, ऊर्जा, रचनात्मकता व लचीलेपन के आगे प्रकृति भी उनका स्वागत करते हुए स्वतः सहायतार्थ प्रस्तुत हो जाती है। इन सभी अवधारणाओं को कवि ने बहुत ही प्रभावी ढंग से इस कविता में प्रस्तुत किया है। अब हम कविता का भाव ग्रहण करेंगे और बिंबों के आधार पर कविता की प्रत्येक पंक्ति का विश्लेषण करेंगे। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया। वर्षा ऋतु के दौरान सावन महीने की तेज बौछारें समाप्त हो गईं और भादों के काले घने बादलों से भरा रहने वाला आकाश अंधकारमय वातावरण से जब मुक्त हुआ तो वर्षा ऋतु का गमन हुआ। इस प्रकार सावन और भादों के बीतने के बाद किस प्रकार वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती है, कवि ने इस भाव को बहुत ही सुंदरता से पिरोने का प्रयास किया है। सवेरा हुआ खरगोश की लाल आँखों जैसा सवेरा। जब प्रकृति में वर्षा की समाप्ति हुई तो अचानक परिवर्तन आ गया। शरद ऋतु के आगमन पर खरगोश की लाल आँखों जैसा लालिमा युक्त शरद ऋतु का सवेरा हुआ, अर्थात स्वच्छ निर्मल आकाश में सूर्य की लालिमा से चारों ओर उजाला फैल गया। शरद ऋतु का आगमन प्रकृति में किस प्रकार हुआ है, कवि ने बहुत ही सजीव चित्रण करते हुए स्पष्ट किया। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इस काव्यांश में प्रकृति के इस परिवर्तन को देख कवि शरद की सुबह का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई बालक अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए, ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा हो। यहाँ पुलों से तात्पर्य शरद ऋतु से पहले ऋतु चक्र में समाहित विविध अन्य ऋतुओं से है, जिन्हें पार कर शरद यहाँ पधारकर अपने चमकीले संकेतों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रहा है और आकाश को मुलायम बनाकर पतंगबाजी के लिए अनुकूल परिवेश उपलब्ध करा रहा है। पतंग को उड़ने के लिए मंद वायु से युक्त खुला आसमान चाहिए, जिसमें धूल मिट्टी बादल इत्यादि ना हो, और ये सब शरद ऋतु के आगमन पर ही संभव हो सकता है। कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ उठ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इन पंक्तियों में कवि शरद ऋतु के आगमन पर आकाश के बेहतर होने, चारों तरफ सुहावनी धूप होने से आकाश को इतना मुलायम बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे हल्की रंगीन और पतले कागज़ तथा पतली कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ सके। और इन पतंगों को उड़ता देख प्रसन्न चित्त और प्रफुल्लित बच्चों की सीटियों और किलकारियों से वातावरण गूंज उठे। अब हम इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य
मूलक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले भाव सुंदरी की यदि बात करें, काव्यांश में वर्षा ऋतु के उपरांत प्रकृति में आए परिवर्तन को सुंदर सजीव अभिव्यक्ति दी गई है। शरद के आगमन पर आकाश की लालिमा, निर्मलता व उज्ज्वलता के चित्रण के साथ साथ बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया गया है। तो काव्यांशों के शिल्प सौंदर्य का यदि विश्लेषण करें तो सबसे पहले भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। मिश्रित शब्दावली के कारण भाषा में प्रवाह तथा प्रभाव आ गया है। उर्दू शब्दावली का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है, जैसे दुनिया, नाजुक, इशारा, मुलायम इत्यादि। विशेषण शब्दों का भरपूर प्रयोग है, जैसे तेज बौछारें, लाल सवेरा, चमकीली साइकिल, मुलायम, हल्की और रंगीन चीज़, पतला कागज़, पतली कमानी इत्यादि। हम देखेंगे कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से लघु वाक्य विन्यास को अब भी अपनाया गया है, जैसे भादों गया, सवेरा हुआ। शैली बिंबात्मक एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बिंबों की दृष्टि से दृश्य बिंब सबसे तेज बौछारें गई, खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। गतिशील बिंब साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। श्रव्य बिंब घंटी बजाते हुए जोर जोर से, शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शिल्प पक्ष का अन्य महत्वपूर्ण तत्व अलंकार। शरद ऋतु का बालक के रूप में प्रयोग किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग। इसके अलावा भादों गया, शरद आया, पुलों को पार करते हुए, साइकिल तेज चलाते हुए, इन सभी काव्यांशों में मानवीकरण का सुंदर निर्वाह हुआ है। शरद काल की सुबह का चित्रण करते हुए उसकी उपमा की गई है खरगोश की लाल आंखों के साथ, अतः यहाँ उपमा अलंकार है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। घंटी बजाते हुए जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद की दृष्टि से मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है और प्रसाद और माधुर्य गुण समाविष्ट है। कविता की द्वितीय अन्विति कुछ इस प्रकार है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से बच्चों की स्वाभाविक कोमलता, निर्मलता एवं कल्पनाशीलता का सुंदर वर्णन किया है। उनके अनुसार कपास के साथ बच्चों का जन्मजात संबंध है। जिस प्रकार कपास हल्की, गद्देदार, चोट सहने में समर्थ होती है और बहुत ही शीघ्र अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी निर्मल, कोमल और चोट सहने की अद्भुत क्षमता से भरे होते हैं और अपनी पूर्व स्थिति में आने में बहुत सकुशल होते हैं। उनकी सक्रियशीलता और कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। उनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आ जाती है। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं और उनके पदचाप की धम धम की ध्वनि से सारी दिशाएं गुंजायमान होने लगती है। यूँ लगता है जैसे पतंग उड़ाने वाले बच्चे छतों पर ना भाग रहे हों, बल्कि चारों दिशाएं
मृदंग का रूप धारण कर चुकी हों और चारों दिशाओं में मृदंग का नाद चल रहा हो। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कवि की कल्पना है कि पतंगबाजी करते समय पेंग भरते हुए झूले की तरह आगे पीछे, वृक्ष के लचीली डाल की तरह बच्चे प्रायः तेज गति से भागते आते हैं। भागते समय बच्चों को किसी बात की चिंता नहीं रहती, वह तो बेसुध दौड़ते रहते हैं। बच्चे जब पतंग के पीछे बेसुध होकर भागते हुए छतों के मुंडेरों या कोनों तक पहुंचते हैं, तो उस समय छतों के खतरनाक किनारों से उन्हें गिरने से उनके पुलकित शरीर के संगीत की लय ही बचाती है, अर्थात उनका शारीरिक संतुलन ही छत से गिरने से उन्हें बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें केवल एक धागे के सहारे संभाल लेती हैं, अर्थात आकाश में उड़ती हुई पतंग की ऊंचाइयां ही वे सीमाएं हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। पतंग में बंधा धागा उनके हृदय की स्पंदन को थामे रहता है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि की मान्यता है कि पतंगों के साथ साथ बच्चे भी कल्पना की उड़ान भरते हैं। यदि वे कभी छतों के खतरनाक कोनों से गिरकर बच जाते हैं, तो भय पर विजय प्राप्त कर निर्भय होकर सुनहरे सूर्य के सामने आ जाते हैं, अर्थात उनके अंदर नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार हो जाता है। वह भविष्य में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर बार वे नई नई पतंगों को उड़ाने की हिम्मत लिए भादों के बाद शरद की प्रतीक्षा करते हैं। उनकी अनवरत गति का अनुसरण करती पृथ्वी और भी तेजी से उनके पास चली आती है। वस्तुतः कवि ये कहना चाहते हैं कि बच्चे अपनी अवस्था में जिस नवीन अक्षय ऊर्जा और संयम से भरे रहते हैं, वही उन्हें भावी युग का संवाहक बनाते हैं। वास्तव में धरती पर नई चेतना के प्रस्तुतकर्ता बनकर वे आगे बढ़ते हैं और यही आगे चलकर सामाजिक उत्थान में आज के कर्णधारों की भूमिका का निर्वहन कर पाते हैं। द्वितीय अनुवृत्ति में समाहित काव्य पंक्तियों का काव्य सौंदर्य का विश्लेषण यदि हम करें, तो भाव सौंदर्य की दृष्टि से इन पंक्तियों में कवि बच्चों की साहसिक, अदम्य एवं महत्वाकांक्षी मनोवृत्तियों को रेखांकित करना चाहते हैं। कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं को सुंदर चित्रात्मक अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से सबसे पहले भाषा की बात करेंगे, तो भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। हिंदी के साथ साथ प्रचलित उर्दू शब्दों जैसे बेचैन, नरम, महज, खतरनाक आदि का प्रयोग हुआ है। भाषा में चित्रात्मकता का अद्भुत समावेश है। भाषा प्रभावमयी है और प्रवाहमयी है। शैली की दृष्टि से बिंबात्मक व
प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। बिंबों की नवीन योजनाएं की गई हैं, जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, रोमांचित शरीर का संगीत, एकदम नए और प्रभाव उत्पादक बिंब प्रयुक्त हुए हैं। स्पर्श बिंब छतों को नरम बनाना, मृदंग की तरह दिशाओं को बजाना में श्रव्य बिंब, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ में दृश्य बिंब के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसी क्रम में अलंकारों की यदि बात की जाए तो कोमलता के लिए कपास की उपमा अत्यंत आकर्षक और विशिष्ट है। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग अन्य काव्यांशों में भी है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से इत्यादि में। मानवीकरण अलंकार का सुंदर निर्वाह इस अन्विति में मिला है। पतंग का मानवीकरण किया गया है। पृथ्वी का पास आना, पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है सुनहरी सूरज में। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद की दृष्टि से यह रचना मुक्तक छंद में ही है। गुणों की दृष्टि से प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का निर्वाह हुआ है। धन्यवाद विद्यार्थियों। यदि आपको यह पाठ परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक प्रतीत हुआ हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर कृतार्थ करें।